हाय गाइस, सबसे नमस्कार। एक बार फिर आपके विश्वसनीय संस्थान स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मॉडर्न हिस्ट्री 1885 से 1947 के बीच के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सवाल के प्रैक्टिस सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसके ठीक पहले प्रीवियस लेक्चर में 4 लेक्चर हमारे जा चुके हैं, जिसमें 1885 से 1947 के बीच के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हमने कवर किया है। और मेरा पूरा प्रयास है कि इन लेक्चर के माध्यम से प्रैक्टिस सेशन में हम 1885 से 1947 के बीच के इतिहास का फुल रिवीजन कर लें। 1885 से 1947 के बीच के इतिहास का रिवीजन स्पेशली हम लोगों ने इसलिए चुना क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है हिस्ट्री का जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आते हैं और आते ही हैं। तो इसीलिए हमने इस खास सेगमेंट को लिया है, तो आप मिस न करिए। हालांकि मेरा प्रयास था कि 4 लेक्चर में कवर करने का, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक बच गए थे, इसलिए पांचवी क्लास में आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। मैं अभी इसी में बता दे रहा हूं कि इस 5वें सेशन के बाद जो 6वां सेशन होगा, इस 5 क्लासेस पर बेस्ड एक पूरा हम लोग करीब 50 सवालों का, बहुत ही जबरदस्त सवालों का टेस्ट लेकर के आ रहे हैं। ठीक, तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। आज की इस क्लास में जिन जिन खास पॉइंट से हम लोगों ने सवाल उठाया है, जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, उसमें है अगस्त प्रस्ताव 1940 से, इसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से, आजाद हिंद फौज उसकी स्थापना, इन सब से जुड़े सवाल आते हैं। कुछ सवाल वहां से, शिक्षा की एक वर्धा योजना आई थी महात्मा गांधी के माध्यम से, उससे जुड़े सवाल, सीआर फार्मूला 1944 से, वेवेल प्लान 1945 से, शिमला सम्मेलन 1945, कैबिनेट मिशन 1946 और माउंटबेटन प्लान 1947 से, और फिर भारत की आजादी की कहानी। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिन बिंदुओं के सवालों को हम कवर करने वाले हैं इस आज के सवाल में। तो हम लोग समय न व्यर्थ करें, उसके पहले ही अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से पेन कॉपी कलम तैयार रखिए। प्रैक्टिस सेशन में जो भी बातें आप पॉइंट आउट करेंगे वो आपके लिए टेस्ट में और हमेशा के लिए काम देंगी, तो इसलिए जल्दी से आप तैयार हो जाइए। और साथ ही साथ आप जानते ही हैं कि सब कुछ मैं निःशुल्क दे रहा हूं, सिर्फ एक चीज आपसे लेता हूं, शेयर करना है। तो इस लेक्चर को आप जल्दी से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए। जल्दी शेयर करिए सेशन को, और फिर हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन की ओर। देखिए आपकी स्क्रीन पर आज के प्रैक्टिस सेशन का जो पहला सवाल है वो दिख रहा होगा। लिखा है कि शिक्षा की वर्धा योजना से सवाल है। लिखा है शिक्षा की वर्धा योजना में पाठ्यक्रम निर्धारण निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 4 विकल्प हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा विकल्प है सरदार पटेल, और चौथा विकल्प है मौलाना आजाद। ठीक है, तो ये 4 विकल्प हैं, आपको बताना है इसमें से पाठ्यक्रम। ठीक है, तो मित्रों मैं बता दूं कि ये पूरी जो शिक्षा की वर्धा योजना है, दरअसल अक्टूबर 1937 में वर्धा महाराष्ट्र में है। ये स्थान कहां पर है? महाराष्ट्र में है। वर्धा में आईएनसी की वर्किंग कमेटी की क्या होती है? एक बैठक होती है, एनुअल बैठक होती है। ठीक, उस बैठक में एक राष्ट्रीय सम्मेलन था, स्पेशली शिक्षा पर ही सम्मेलन ही बुलाया गया था, है ना। एक शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन था, राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन बुलाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर का जो सम्मेलन बुलाया जाता है, वहां पर एक प्रस्ताव रखा गया, किसके लिए? मौलिक शिक्षा संबंधी प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है, देश में अनिवार्य और मौलिक शिक्षा संबंधी प्रस्ताव रखा जाता है। और ये प्रस्ताव स्पेशली किस पर बेस्ड था, अगर इसकी बात करेंगे तो महात्मा गांधी ने 1937 में ही उनकी पत्रिका थी, कौन सी? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने शुरू किया था ना, पूना पैक्ट के बाद। हरिजन पत्रिका में उन्होंने एक शिक्षा का, एक जो शिक्षा है राष्ट्रीय शिक्षा की, एक पाठ्यक्रम, एक नीति प्रकाशित किया था, एक मसौदा, एक प्रारूप तैयार किया था। ठीक, तो वो जो एक लेख की श्रृंखला थी 1937 में
हरिजन पत्रिका में महात्मा गांधी ने शिक्षा की नीति मसौदे पर एक जो लेख लिखा था, उस लेख श्रृंखला पर आधारित अक्टूबर 1937 में जो आईएनसी की वर्किंग कमेटी की शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया था, वहां पर क्या करते हैं, एक प्रस्ताव पारित करते हैं। ठीक, वहां पर उसी आधार पर एक मौलिक और आधारभूत शिक्षा का प्रस्ताव पारित किया जाता है। और ये जो मौलिक आधारभूत शिक्षा का प्रस्ताव पारित किया गया, उसमें स्पेशली जो ध्यान रखा गया था, जिस पर फोकस किया गया था, वो किस पर फोकस किया गया था, पूरा था कि उसमें ये प्रस्ताव आया था कि भाई व्यावसायिक और हस्तकला, माने जो एजुकेशन होगा उसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया था। एक तरह से माने शिक्षा ऐसी हो जो आत्मनिर्भर बनाए। ठीक, साथ ही साथ जो हस्तकला है, हथकरघा उद्योग होते हैं, हस्तकला पर जोर दिया गया था। इसी प्रस्ताव में बात की गई थी कि 7 वर्ष तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात भी कही गई थी इस पूरे करिकुलम में, इस पूरे पाठ्यक्रम में। ठीक, और ये पूरा जो पाठ्यक्रम बनाया गया था वो किसके माध्यम से, सवाल का जो प्रश्न का उत्तर था वो था क्या कि किसके माध्यम से ये मुख्यतः प्रारूप सिलेबस तैयार किया गया था। तो महात्मा गांधी के इस प्रपोजल पर, उनके माध्यम से इस मुख्य नीति जो अपनाई थी, जो मुख्य कर्ता धर्ता थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आपका आंसर पहले वाले में क्या होगा, ए होगा। ठीक है ना, इस पहले प्रैक्टिस सेशन के सवाल में उत्तर ए होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, तो सवाल कुछ भी पूछ सकता है। सवाल पूछ सकता है कि आईएनसी ने पहली बार अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रस्ताव कहां पारित किया। सवाल हो सकता है कि शिक्षा की वर्धा योजना इनमें से किस पर आधारित थी, या सवाल हो सकता है कि महात्मा गांधी के लेख हरिजन में एक जो लेख की श्रृंखला थी, उसके माध्यम से कौन सा शिक्षा की योजना प्रस्तुत की गई, वर्धा शिक्षा की वर्धा योजना। ठीक, सवाल हो सकता है कि मुख्य प्रारूपकर्ता कौन थे, पाठ्यक्रम के मुख्य प्रारूपकर्ता कौन थे। ठीक, तो इस तरह से आपके वनडे एग्जाम जो होते हैं उनमें भी इस तरह के पॉइंट के सवाल आते हैं। सारे सवालों में मेरा पूरा फोकस है कि स्टैंडर्ड सवाल हम लें, और साथ ही साथ छोटे छोटे सवाल भी जो पूछे जाते हैं उसको भी कवर करेंगे। तो एक ही माध्यम से मेरा प्रयास है कि एक से ज्यादा जगहों पर पूछे जाने वाले सवालों पर बात करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई किसकी, शिक्षा की वर्धा योजना की। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं अपने सेशन के अगले सवाल की ओर, शिक्षा की वर्धा योजना की। अब आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर आज के सेशन का दूसरा सवाल दिख रहा होगा, जहां लिखा है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था। ठीक, 4 विकल्प हैं। 4 विकल्पों में विकल्प ए कर रहा है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, विनोबा भावे। ठीक है, तो जल्दी से सवाल आप देख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था। तो सीधी सी बात है कि ये जो सवाल है वो किस पर है, ये जो सवाल है स्पेशली सवाल जो है वो है व्यक्तिगत सत्याग्रह पर। ठीक, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है ना, कब, 1940 में। किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप, सवाल ये भी हो सकता है किसके प्रतिक्रिया स्वरूप। ठीक है ना, तो याद रहे जो अगस्त प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। और क्यों शुरू किया था, अगस्त प्रस्ताव के प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू किया था, महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और ये जो महात्मा गांधी शुरू किए थे तो कहां से शुरू किए थे, याद रहे महाराष्ट्र में पवनार आश्रम से। कहां से स्थापित करते हैं, पवनार आश्रम से। अब बात आती है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह ही क्यों शुरू किया। तो याद रहे मित्रों, अगस्त प्रस्ताव विफल होता है तो पूरे देश में क्या लगा दिया जाता है, पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। और ऐसे में सामूहिक सत्याग्रह
सरकार पूरी तरह से ऑर्डर मोड में थी और जरा सा भी वो मौका नहीं लेना चाहती थी आईएनसी को कि कोई सख्त कदम उठा पाए। तो ऐसे में इमरजेंसी में अगर सामूहिक सत्याग्रह करते जो अलाउ नहीं था तो सबके सब तुरंत जेल में डाल दिए जाते, तो कोई कार्यक्रम न होता। स्पेशली इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाता है, जहां व्यक्तिगत सत्याग्रह सब अपने अपने घरों में एक एक आदमी सत्याग्रह कर रहे हैं, तो वहां किसको पकड़ोगे? जबरदस्ती ट्रकों में भर करके जेल में नहीं डाल सकते हो। तो ऐसे में तो इसके जो पहले सत्याग्रही चुने गए वो कौन थे? पहले सत्याग्रही जो चुने गए वो थे विनोबा भावे। देखिए जो सवाल था वो क्या था? सवाल था कि भाई महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए? तो वो थे कौन? प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। कई बार सवाल पूछ लेता है दूसरे सत्याग्रही, ठीक, तो याद रहे जवाहरलाल नेहरू। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही, और पूछ सकता है तीसरे सत्याग्रह जिनको जो आमतौर पर बताया नहीं जाता है, तो याद रहे मित्रों, लिख लीजिएगा, ब्रह्मदत्त नाम के व्यक्ति इस पूरे व्यक्तिगत सत्याग्रह में तीसरे सत्याग्रही चुने गए थे। ठीक, तो जो आपका दूसरे सवाल में विकल्प होगा, उत्तर होगा डी विनोबा भावे। तो इसका उत्तर डी विनोबा भावे सही होगा। अब देखिए वनडे एग्जाम्स में भी कैसे और सवाल पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे पूछा जा सकता है। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? या पूछा जाता है सवाल व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? 1940 में। सवाल पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसके प्रतिक्रिया स्वरूप हुई थी, किसकी विफलता के बाद? तो अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद। सवाल पूछा जा सकता है किसने शुरू किया, कहां से शुरू किया? तो पौनार आश्रम। पौनार आश्रम कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक, तो ये जो सवाल था इसका उत्तर होगा कौन सा? आप देख रहे हैं इस तरह से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि बेहतर तरीके से हम लोग अपना काम कर पाए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने इस कार्यक्रम में अगले सत्र की ओर। और जो अगला सवाल हमारा है वो आना कहां से चाहिए? अगला सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पर जल्दी ही आने वाला है। कलम कापी खोल लीजिए। आप स्टूडेंट क्लासेस के वेबसाइट के लिंक से हमारे सारे कार्यक्रम तक पहुंच सकते हैं। हम लोगों ने एक बड़े टेस्ट के अलावा अल्टरनेट डे पर क्विक टेस्ट देना शुरू किया है, जिसमें 15 सवाल, 10 सवाल और 20 सवालों का क्विक टेस्ट होता है, जिसको सबमिट करते ही आपको क्या मिल जाएगा? जैसे ही आप सबमिट करोगे वैसे ही आपको मिल जाएगा क्या? तुरंत आपने जो स्कोर किया है वो मिल जाता है। तो वो बहुत ही बेहतर है, जिससे आप तुरंत क्विक मूल्यांकन कर सकते हैं। तो प्रयास करिए कि आपका एक भी क्विक सेशन मिस न हो। कोई दिक्कत हो तो हम लोगों ने बोल रखा है कि आप तुरंत क्या कर सकते हैं, तुरंत आप हम लोगों की मदद ले सकते हैं। मदद का माध्यम है, ठीक है, मदद का माध्यम आप लोग जानते हो, बहुत ही होशियार हो। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज के सेशन का जो तीसरा सवाल है, सवाल में लिखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? विकल्प 4, 9 अगस्त 1942 को, 10 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1942 को, 16 अगस्त 1942 को। ठीक है ना? तो बात करते हैं हम लोग किस पर? भारत छोड़ो आंदोलन पर। चलिए वहां से सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, वर्ष कौन सा है? एक कानून सवाल तो ये पूछ लेता है 1942 में। इसकी खास बात क्या है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में अंतिम आंदोलन सिद्ध होता है। ठीक, फिर इसके बाद आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके अलावा हम लोग जानते हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू आर डाई का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। लेकिन सरकार ने भी जरा सा भी मौका सरकार आईएनसी को नहीं दिया था। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है उसमें आप देखोगे कि 14 जुलाई 1942 को, माने जुलाई 1942 को आईएनसी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो नेशनल स्तर पर कार्यकारिणी है उसकी वर्धा में, वर्धा कहां है? कई बार यही सवाल पूछ लेता है। तो वर्धा महाराष्ट्र में है। वर्धा में एक अधिवेशन होता है, बैठक होती है। उस बैठक में ही
भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था पारित कर लिया जाता है, इस पर सहमति बन जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन के मसौदे पर सहमति बन जाती है। ठीक, तो ये जो प्रस्ताव था वहां पर उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्योंकि तत्कालीन अध्यक्ष भी वही थे। तो कई बार पूछता है कि वर्धा की बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक, तो इनकी अध्यक्षता में एक प्रस्ताव तो पारित हो गया, एक प्रारूप पर बातें बन गई, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इन सारे मुद्दों पर बात तो हो गई, लेकिन अभी आईएनसी ये प्रस्ताव पारित नहीं कर रही थी, थोड़ा विलंब भी कर रही थी। तो यहीं पर महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं भारत की बालू से ही आईएनसी से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। चूंकि इस भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने में आईएनसी देरी कर रही थी, इसलिए क्या देखते हैं हम लोग कि महात्मा गांधी थोड़ा सा सख्त कदम हो जाता है और नाराज हो जाते हैं। और उनकी नाराजगी के बाद क्या देखते हैं हम लोग कि इस तरह से उन्होंने बोला भी था। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं कि जो ये आईएनसी की कार्य समिति की वर्धा प्रस्ताव पारित होता है, उसको फिर फाइनली 7 अगस्त 1942 को कहां देखेंगे हम लोग? 7 अगस्त 1942 को बाकायदा बंबई में, कहां पर? बंबई में, ग्वालिया टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है 7 अगस्त 1942 को। माने फाइनली 7 अगस्त को जो बैठक होती है वो 8 अगस्त 1942 को पारित कर दिया जाता है। और वहीं से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होती है। वहीं से क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की जाती है। और 9 अगस्त 1942 को, वैसे तो देखा जाए तो प्रस्ताव पारित कर दिया गया, लेकिन 9 अगस्त 1942 से इसकी क्या किया जाता है? शुरुआत कर दी जाती है। तो सवाल क्या था कि भाई इसकी शुरुआत कब से हुई? तो आपके पास जो विकल्प थे उसमें उत्तर क्या होगा? 9 अगस्त 1942, क्योंकि 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में जो बैठक होती है वो फाइनली सहमति कब बन जाती है? 8 अगस्त 1942 को सहमति बन जाती है और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। 9 अगस्त से इसकी शुरुआत। लेकिन आप जानते हैं कि 9 अगस्त 1942 को ही सरकार ने आईएनसी को जरा सा भी मौका नहीं दिया और ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। क्या चला देते हैं? और सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर। सवाल पूछता है कि भाई ऑपरेशन जीरो आवर क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सरकार ने, ये सरकार भारत छोड़ो आंदोलन के दमन कर रही थी, उसके लिए जो उसने अपना मुहिम चलाया था उसका कोड वर्ड था ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत 9 अगस्त 1942 को भारत की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लगभग सभी नेताओं को जहां की तहां भारत में जो जहां मिले वहीं पर क्या करते हैं? टॉप मोस्ट लीडर को वहां की गिरफ्तार करके डाल दिया जाता है। ठीक, सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी को देखा जाए तो ये लोग आगा खां पैलेस में रखे जाते हैं। नेहरू, आजाद, कृपलानी और पंत, इन सबको अहमदनगर के किले में रखा जाता है। जयप्रकाश नारायण महोदय जी को बिहार के हजारीबाग जेल में रखते हैं, लेकिन वहां से वो निकल भागते हैं। ठीक, तो एक तरह से देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को पारित होता है। 9 अगस्त 1942 को जैसे ही चलता है वैसे ही लगभग सभी टॉप मोस्ट लीडर क्या होते हैं? इसके गिरफ्तार हो जाते हैं। और उस गिरफ्तारी के बाद एक तरह से यहां कोई नेतृत्व नहीं बचता है, तो कहा जा सकता है कि एक प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? एक तरह से ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन चल रहा था। स्वतः, इसीलिए इसको कहा भी जाता है भारत छोड़ो आंदोलन या स्वतः स्फूर्त आंदोलन। ठीक, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही हम लोग देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो लोग भूमिगत हो गए, कुछ लोग क्या होता है भूमिगत हो जाते हैं, तो भूमिगत लोग इस आंदोलन को किसी तरह आगे ले चलते हैं, कोई न कोई कार्यक्रम उनका चलता रहता है। उसी में हम लोग देखेंगे कि जगह जगह पर पैरेलल गवर्नमेंट बनेगी, समानांतर सरकारें गठित हो गई, समानांतर सरकारें गठित हो जाती हैं, पैरेलल सरकार बन गई। उसमें आप देखोगे कि सतारा में, महाराष्ट्र के सतारा में, बलिया में, ठीक, ये प्रमुख स्थान थे जहां पर क्या चल रही थी? समानांतर सरकार। गुप्त रेडियो का संचालन चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, गुप्त रेडियो का संचालन चल रहा था, जिसमें ऊषा मेहता का नाम महिलाओं में प्रमुख है, ऊषा मेहता, ठीक, इनका नाम प्रमुख है। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे,
ठीक, इस आंदोलन को जो आगे ले जा रहे थे, ठीक, इसमें लोहिया लगातार नियमित इस गुप्त रेडियो में बोला करते थे, ठीक, आह्वान चल रहा था उनका। तो इस तरह से हजारीबाग पैलेस से भाग जाते हैं और बलिया, सतारा, इन सब जगहों पर सरकार हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में महात्मा गांधी भी गिरफ्तार होते हैं, लेकिन फिर मई 1944 में उनको छोड़ दिया जाता है। मई 1944 में स्वास्थ्य कारणों से उनको सरकार छोड़ देती है, ठीक है। तो ये पूरी बात भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में जो सवाल बन सकते हैं और भी, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन अमेरिकी पत्रकार था, तो इसे याद रखिएगा, लुई फिशर। लुई फिशर ये अमेरिकी पत्रकार थे। ये किस दौरान थे? महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसके अलावा हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी बात किया कि महात्मा गांधी के साथ कौन ब्रिटिश पत्रकार थे, इस पर बात हुई। तो सवाल बन सकता है क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? करो या मरो का नारा किसने दिया था, कब दिया था, किस आंदोलन में दिया था? महात्मा गांधी का भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कौन सा था, ठीक। या पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित किया गया, तो आपका उत्तर क्या होगा? बंबई की ग्वालियर टैंक में। और यह प्रस्ताव पहले ही सहमति बन गई थी, वर्धा प्रस्ताव था, एक तरह से वर्धा प्रस्ताव था जो यहां पर आगे आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और आज के सेशन का ये जो चौथा सवाल है वो भी भारत छोड़ो आंदोलन से है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा है, भारत छोड़ो आंदोलन फल था। 4 विकल्प हैं आपके पास। क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आए थे, ठीक। फिर लिखा है भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का। फिर विकल्प में लिखा है गांधी जी के लेखन में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का। और फिर है AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, ठीक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए आप। आपके पास 4 विकल्प हैं, 1 और 2 सही है, 1, 2, 4 सही है, 2, 3, 4 सही है, और उपरोक्त सभी। तो देखिए, लिखा है क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के बीच में निराशा थी। बिल्कुल सही बात है। अगर 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव विफल न होता और एक भारतीयों में निराशा न होती, तो निश्चित ही क्या होता, भारत में ये नौबत न आती। तो एक बात तो बिल्कुल सही है, जो क्रिप्स प्रस्ताव थे उसकी विफलता कहीं न कहीं आधार खड़ा कर रही थी कि भारतीयों को अब अपनी बात मनवाने के लिए क्या करना होगा, कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। दूसरी बात, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी, तो महात्मा गांधी ने यहां पर कहा था, आप जानते हो, जो वैश्विक परिदृश्य है अगर उसमें देखा जाए तो इस मोर्चे पर जापान की सेना भारत के पूर्वोत्तर से चलती चली आ रही थी, और यहां पर म्यांमार में ब्रिटिशों का रुख भी हम लोगों ने देख लिया था। क्या कि म्यांमार में ब्रिटिश हारते हैं, और वहां सब जब हारे तो ये लेकर के किसको भागे, अपनी ब्रिटिश प्रजा को लेकर के भागे। अंग्रेजों की सुरक्षा तो किया, लेकिन भारतीयों को जस का तस छोड़ दिया। तो इनका एक अंग्रेजों का रुख भी समझ में आ गया था, अगर भारत पर जापानी सेना हमला करती है तो भारतीयों को जस का तस छोड़ करके अंग्रेज भाग जाएंगे, भारतीयों की चिंता नहीं होगी। उसके अलावा यहां पर नहरें तोड़ी जा रही थी, पोरबंदर जो थे उन सबको, पोर्ट्स को नष्ट किया जा रहा था, नावें हटाई जा रही थी। ये सब जो घटनाक्रम हो रहा था, माने एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के ऊपर पूर्वी सीमा से जापान का जो हमले का खतरा बन गया था, वो स्पेशली किसकी वजह से, ब्रिटिशों की वजह से। और हम बच कैसे सकते थे, केवल ब्रिटिश यहां से चले जाए तो हमारे ऊपर ये द्वितीय विश्व युद्ध का, तो भारत पर द्वितीय विश्व युद्ध का जापानी हमले का खतरा लगातार मंडरा रहा था। तो इस कारण ही मजबूरी में, और भारतीयों की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, मजबूरी में भारत को क्या करना पड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे प्रस्ताव। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और अगर देखा जाए तो गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का के कारण ये बात बिल्कुल गलत होगी। हाँ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित किया गया, ये हो सकता है, क्योंकि हम लोग अभी पीछे पढ़ के आए कि जुलाई 1942 में क्या देखा हम लोगों ने, जुलाई 1942 में वर्धा प्रस्ताव, है ना, वर्धा प्रस्ताव जो आया उसमें भारत छोड़ो आंदोलन की सहमति बन गई। तो 1,
2 और 4, ये 3 विकल्प जहां होंगे बिल्कुल सही होंगे। तो ये 3 विकल्प कहां पर हैं? बी विकल्प में है, तो ये बिल्कुल सही होंगे। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, जल्दी से सवाल को पढ़ लीजिए, फिर इस पर चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करते हैं। ये सवाल है भारतीय राष्ट्रीय सेना से, है ना, भारतीय राष्ट्रीय सेना से, इंडियन नेशनल आर्मी से सवाल है। ये आज के सेशन का आपका 5वां सवाल है, देख रहे होंगे। लिखा है भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक, तो इसका जो उत्तर आपको दिख रहा है, 4 विकल्प है, 1940 में, 1941 में, 1942 में, 1943 में। तो विकल्प तो सी सही है, बिल्कुल सही बात है, 1942 में। आइए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों एक बात याद रहे कि दरअसल 1941 में होता क्या है, पूर्वी मोर्चे पर पंजाब रेजिमेंट, भारत की जो पंजाब रेजिमेंट थी, ब्रिटिश सेना थी, वो पराजित हो जाती है। ठीक है, पंजाब रेजिमेंट पूर्वी मोर्चे पर जापानियों के सामने पराजित हो जाती है। तो जापानी सेना जब पराजित हो गई तो उसमें जो ज्ञानी प्रीतम सिंह थे, 2 लोग, ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवाची फुजीवारा, 2 नाम याद रखिएगा, ज्ञानी प्रीतम सिंह और जनरल मेजर आईवाची फुजीवारा, ये 2 लोग थे। इन 2 लोगों ने वो जो पराजित सेना थी उन सब को मिलाकर आईएनए के गठन का प्रस्ताव रखा। तो अगर बात हो कि किसके दिमाग की उपज थी, तो ज्ञानी प्रीतम सिंह, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? ज्ञानी प्रीतम सिंह फुजीवारा। कब? जब 1941 में पंजाब रेजिमेंट के सैनिक वहां पराजित हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। अब पहला नेतृत्व, अब जब इसका गठन हुआ 1942 में, तो इसका जो प्रथम नेतृत्व दिया गया वो किसको दिया गया? प्रथम, तो मित्रों इसका जो गठन हुआ था 1942 में हुआ था। ठीक, 1941 में पंजाब रेजिमेंट के पराजित होने के बाद भारत में जो वहां पर कैप्टन फुजीवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह थे, उन सबके दिमाग की उपज थी कि एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाई जाए। फिर फाइनली 1942 में गठन होता है और इसका प्रथम नेतृत्व दिया गया कैप्टन मोहन सिंह को। ठीक, तो देखिए एक यहां पर सवाल को लेकर के जो डिस्प्यूट होता है, कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए कि आईएनए की स्थापना, तो आपका उत्तर होगा 1942। सवाल पूछा जाए आपसे कि आईएनए किसके दिमाग की उपज थी, तो अगर विकल्प में ज्ञानी प्रीतम सिंह फुजीवारा है, तब आपका उत्तर होगा ज्ञानी प्रीतम सिंह और फुजीवारा। और अगर आपसे जो सवाल पूछा जाएगा कि किसके दिमाग की उपज थी, उसमें विकल्प में ज्ञानी प्रीतम सिंह और फुजीवारा न हो, तब आपका उत्तर होगा क्या? कैप्टन मोहन सिंह। ठीक, फिर हम लोग जानते हैं कि जुलाई 1943 में कौन पहुंचता है? इसका नेतृत्व संभालते हैं सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने संबोधित किया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि नेताजी का संबोधन किसने किया था। दूसरा उत्तर दीजिए आपकी, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां हुआ था? नेताजी किसने कहा, इनका जन्म कहां हुआ? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक, साथ ही साथ आप बताएंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने की थी? तो नेताजी संबोधन हिटलर ने किया, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इनका जन्म कटक में हुआ था। कटक कहां पड़ता है आजकल? उड़ीसा में पड़ता है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। क्या? जब त्रिपुरी संकट होता है तब इस पर फाइनली जो फॉरवर्ड ब्लॉक आईएनसी से इस्तीफा देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक, तो फिर आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली 1943 में, इसकी आजाद हिंद
फौज की, और उसको अलग अलग ब्रिगेड में बांटा। सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, अलग अलग ब्रिगेड होते हैं, ठीक। और 21 अक्टूबर 1943 को इसी आजाद हिंद फौज के नेतृत्व के दौरान 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में क्या करते हैं, भारत की अस्थायी सरकार का गठन कर देते हैं। और दुनिया के कई देशों ने उस समय क्या कर दिया था, उस आजाद हिंद फौज की इस अस्थायी भारत की समानांतर सरकार को मान्यता भी दे दिया था, ठीक। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। यहीं पर जब इन्हें 1943 में संबोधन, जब नेतृत्व दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस को आईएनसी का, आईएनए का, तब इन्होंने कहा था अपनी जो ब्रिगेड थी उसमें उसको जोश भरने के उद्देश्य से क्या नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक। तो आपसे सवाल जो पूछा जा सकता है कि आईएनए की स्थापना कब हुई थी, 1942 में। किनके दिमाग की उपज थी, ज्ञानी प्रीतम सिंह फूजीवाला। और अगर ये न रहे तब कैप्टन मोहन सिंह, गठन 1942 में पहला नेतृत्व कैप्टन मोहन सिंह को, और जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व संभाला। सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, ये अलग अलग, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड महिला ब्रिगेड थी, इन अलग अलग नाम से जो स्थापित की गई। और फाइनली नेताजी, इनका जन्म कहा हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, और 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्थापना। तो इन सब अलग अलग पॉइंट से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो मित्रों, आज के प्रैक्टिस सेशन का जो अगला सवाल है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है कि वर्ष 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी, ठीक है ना। इस सवाल का जो की पॉइंट है वो नहीं शब्द है, जिसमें 4 विकल्प हैं आपके पास। भूलाबाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और चौथा विकल्प है डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू। तो इसमें आपको आंसर देना है। दरअसल 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है। 1945 में जापान सरेंडर कर चुका होता है। जापान की सेना के सहारे ही भारत की ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो काम कर रही थी। जापान सरेंडर कर देता है, ठीक। और उसके बाद 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाने के बाद 1945 में जो आजाद हिंद फौज के सिपाही थे वो पकड़े जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, नेताजी का पता नहीं चला, आज तक उसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, तो उस पर हम लोग नहीं बात कर सकते हैं। इनके जो सिपाही और लोग थे वो गिरफ्तार होते हैं, और उनको गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया। कहां पर चलाया गया, लाल किले में मुकदमा चलाया गया, ठीक है ना। तो जब लाल किले में मुकदमा चलाया गया तो भारत के कुछ राष्ट्रवादी नेता जो वकील भी थे उस दौर में, तो राष्ट्रीय आंदोलन में लगभग सब क्या थे, वकील थे, क्योंकि उस सदी में सबसे जो नोबेल प्रोफेशन था वो क्या था, वो था वकालत की पढ़ाई। तो लगभग सब पढ़े थे। उन सिपाहियों पर जो मुकदमा चलाया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा लाल किले के अंतर्गत, मुकदमा कहां चला, लाल किले में, उसके लिए बचाव दल बना, आईएनसी की ओर से एक बचाव दल बना। तो उस बचाव दल में हम लोग देखेंगे कौन लोग शामिल थे। भूलाभाई देसाई, इनके नेतृत्व में ही बना था। तो याद रहे किसके नेतृत्व में, भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में, ठीक है ना। इसमें नेहरू, काटजू, भूलाभाई देसाई तो नेतृत्व ही कर रहे थे, अरुणा आसफ अली, सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, और अरुणा आसफ अली, ठीक है ना। ये उस जमाने के प्रमुख प्रसिद्ध लॉयर थे। उन लोगों के नेतृत्व में, भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में ये बचाव दल बना था। इस बचाव दल ने लाल किले में गिरफ्तार जो आईएनए के सिपाही लोग थे उनके खिलाफ जो ब्रिटिश सरकार मुकदमा चला रही थी, ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया था, तो उसका बचाव कर रहे थे।
तो सवाल था कि इनमें से कौन शामिल नहीं था, तो आपका जो इस सवाल का उत्तर होगा वो होगा सी। इसमें सब तो दिख रहे हैं लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है सवाल और भी क्या कि आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सिपाहियों पर मुकदमा कहां चलाया गया, तो आपका उत्तर होगा लाल किले में। बचाव दल के अध्यक्ष कौन थे, भूलाभाई देसाई। या बचाव दल में कौन शामिल था या कौन शामिल नहीं था, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इस पूरे मुकदमे के खिलाफ पूरे देश में बहुत बड़ी प्रतिक्रिया चली और लोगों ने नारे लगाए, क्या, लाल किले की दीवार को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ दो। फिर वहां पर अंततः जो तत्कालीन वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल थे, उन्होंने क्या किया था, जो सिपाही थे, जो लोग थे पकड़े गए थे, उनके विरुद्ध जो मुकदमा चला था उसमें से कुछ लोगों को मृत्युदंड तक प्राप्त हो गया था। तो उस अपने विशेषाधिकार से वायसराय या गवर्नर जनरल ने, लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार से इन पर जो मृत्युदंड की सजा हुई थी उनको क्या किया था, समाप्त कर दिया था। ठीक, तो उसमें माफी दे देते हैं मृत्युदंड की सजा में। तो इसे ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर आपका होगा सी वाला, जिसमें है कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इस सत्र का अगला सवाल हम लोग कवर कर रहे हैं 1885 से 1947 के बीच की महत्वपूर्ण घटना, और उस महत्वपूर्ण घटना में मेरा प्रयास है कि वर्षवार सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया जाए। ठीक, आपके स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा कि गांधी जी की स्वीकृति से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों दलों के बीच समझौते की योजना CR फार्मूला किस वर्ष आया था। 4 विकल्प दिख रहे हैं, 1944, 1945, 1946, 1947। अब बात करें इसके आंसर की, तो देखिए CR फार्मूला, ठीक, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक, ये आया था कब, 1944 में। तो याद रखिएगा कब आया था, 1944 में। एक सवाल तो ये पूछता है किस ईयर आया था, तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक, 1944 में आया था। CR फार्मूला किसने दिया था, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। आप जानते हैं कि एक 1944 के आसपास से एक गतिरोध शुरू हो गया था। अगर देखा जाए तो एक तो ब्रिटिश सरकार थी, ट्रायंगल सा बन गया था, एक तरफ INC थी, उसकी अपनी डिमांड थी, और मुस्लिम लीग। ठीक, तो इस ट्रायंगल के बीच भारत की आजादी फुटबॉल खेल रही थी। तो INC और मुस्लिम लीग के बीच जो माहौल खराब होता जा रहा था, बातें नहीं बन रही थी, इनको अपने अलग एक देश की डिमांड थी। इनका कहना था कि बंटवारा नहीं होगा, और ब्रिटिश सरकार अपना गेम खेल रही थी। 1944 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, अगर आप देखेंगे तो एक प्लान दिया INC के समक्ष। उस प्लान के पीछे जो उद्देश्य था, वो मेन उद्देश्य तो था क्या, कि भाई गांधी जी की ये स्वीकृति से आया था। खास बात है कि महात्मा गांधी की स्वीकृति से एक प्लान प्रस्तुत करते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी INC के समक्ष। उसके पीछे मुख्य कारण था INC और मुस्लिम लीग के बीच क्या करना, सौहार्दपूर्ण वातावरण बन सके, क्योंकि कोई बातचीत किया जाना संभव नहीं था। तो सौहार्दपूर्ण वातावरण बन सके, कुछ समझौते पर आ सकें, इस पर्पज से CR फार्मूला आता है, जिसमें CR फार्मूले में साफ साफ लिखा गया था कि भाई मुस्लिम लीग की क्या मान लिया जाना चाहिए, अलग देश की मांग मान लिया जाना चाहिए INC द्वारा। ठीक, तो एक सवाल और आता है कि प्रथम कांग्रेसी जिन्होंने मुस्लिम लीग की अलग देश की मांग को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, वो क्या उत्तर होगा आपका, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो यहां उस तरह से अलग देश की मांग को नहीं, यहां पर C राजगोपालाचारी के CR फार्मूला में ये था कि पहले INC मुस्लिम लीग के डिमांड को एक्सेप्ट करे, फिर दोनों लोग
आईएनसी और मुस्लिम लोग दोनों लोग, मुस्लिम लीग दोनों लोग ब्रिटिश सरकार के समक्ष स्वतंत्रता के लिए प्रतिरोध, ज्वाइंट प्रतिरोध करें। ठीक, ये जो आपस में भेदभाव है मिलजुल करके स्वतंत्रता के लिए लड़े। स्वतंत्रता के बाद इस अलग देश की मांग में क्या था कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में क्या होगा, एक जनमत संग्रह कराया जाएगा। जनमत संग्रह के माध्यम से, जो जनमत संग्रह होगा, जनमत संग्रह के माध्यम से क्या था कि जनमत संग्रह होगा और उस जनमत संग्रह के बाद जैसी जनता कहेगी उस तरह का प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। तो ये तो था क्या, CR फार्मूला। ठीक, तो 1944 में आया था, आप याद रखेंगे 1944 में आया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज के जिस सेशन का जो अगला सवाल हमारा होगा, ये तो बात हो गई किससे, CR फार्मूले से। तो CR फार्मूले से जनरली सवाल पूछता है कब आया था, तो आपका उत्तर होगा 1944 में। किसने दिया था, तब आप दो उत्तर दोगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। आपका सवाल होगा कि आपसे सवाल हो सकता है कि CR फार्मूले, या सवाल हो सकता है कि महात्मा, सबसे पहले आईएनसी का कौन लीडर है जिसने मुस्लिम लीग की मांग को मान्यता दी थी, तो वो कौन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लेकिन क्या ज्वाइंट मुस्लिम लीग, इसका पर्पस था आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच जो गतिरोध है उसको समाप्त किया जाए और संयुक्त रूप से दोनों संगठन क्या करें, ब्रिटिश सरकार के समक्ष स्वतंत्रता के लिए लड़ें। और उसके बाद जैसे ही अगर आजादी मिल जाए तो मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों में जनमत संग्रह के माध्यम से ये काम करना था। और इसी समय महात्मा गांधी ने क्या कहा था, कायदे आजम। कायदे आजम किसको कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम। तो सवाल ये भी पूछता है कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा था। ठीक, तो आपका उत्तर क्या होगा, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए हम लोग आज के अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज के प्रैक्टिस सेशन का जो अगला सवाल है वो है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं। ठीक, उसमें 4 बातें हैं, प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। 4 विकल्प है, आपको बताना है किसके बारे में, कैबिनेट मिशन के बारे में क्या सही नहीं है। ठीक है, कैबिनेट मिशन या इसे मंत्रिमंडल प्लान या योजना भी कहते हैं। 4 बातें हैं, प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। ठीक, इनमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। कैबिनेट मिशन आप जानते हो कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है 1945 में, तो ब्रिटेन में इलेक्शन कराए गए, आम चुनाव कराया जाता है। ठीक है, ब्रिटेन में आम चुनाव के बाद वहां पर सरकार बनती है किसकी, लेबर पार्टी की। सत्ता में आ जाती है उदार दल लेबर पार्टी, जिसके प्रधानमंत्री बनाए गए क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली ने अपने इलेक्शन के दौरान ही घोषणा पत्र में ही वादा किया था क्या, कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भारत को आजाद कर देंगे। ठीक, भारतीयों को स्वतंत्र होने का हक है। तो इनकी सरकार बनती है, इनकी सरकार जैसे ही बनी वैसे ही इन्होंने 26 जुलाई 1945 को जब सरकार इनको बनी, 26 जुलाई 1945 को इनकी सरकार जब बनी तो इन्होंने एक अपने कैबिनेट से 3 सदस्यों का दल गठन कर दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ा कैबिनेट मिशन। भारत आया। ठीक, कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। 24 मार्च 1946 को, याद रहे, कई बार ये डेट ही पूछ लेता है, 24 मार्च 1946 को ये भारत आया और इसमें कुल कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। ठीक है, और 3 सदस्यों में कौन कौन, सर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और एक और आ चुके थे, वही लौटे हैं, स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन में क्रिप्स आए थे ना,
थोड़ा इनके पास अनुभव भी था। तो यहां से एक सवाल और भी पूछ लेता है कि इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो याद रहे सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे, इसके सदस्य थे। ठीक, तो इनके पास क्या प्रस्ताव था, इनको क्लीमेंट एटली की सरकार द्वारा भेजा गया था वादे के मुताबिक कि इनको भारत को आजादी माने जो सत्ता सौंपी जाएगी उसके लिए जिम्मेदार हाथ एक अंतरिम सरकार का गठन और संविधान निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। तो हम देखेंगे कि इस पूरे प्रकरण में मुस्लिम लीग का एक अलग प्रस्ताव था। मुस्लिम लीग लगातार क्या डिमांड कर रही थी, मुस्लिम लीग का डिमांड था कि वो एक अलग देश की मांग कर रही थी। तो याद रहे मित्रों, मुस्लिम लीग के अलग देश की मांग को अस्वीकार कर दिया था। किसने? कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया था। तो ये आप याद रखेंगे, एक खास बात ये है, अस्वीकार कर दिया था। प्रांतीय समूहीकरण की बात की थी, प्रांतीय समूहीकरण की बात किया था और एक अंतरिम सरकार का भी गठन होता है, अंतरिम सरकार का गठन होता है। बिल्कुल सही बात है, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, आप देखोगे। और उसके उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री की हैसियत में कौन थे? प्रधानमंत्री की हैसियत में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर तीसरी बात, भारत में संविधान सभा का जो निर्माण हुआ वो किसके प्रस्तावों पर? कैबिनेट मिशन के। तो संविधान सभा भी गठित की गई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या नहीं किया गया? मुस्लिम लीग के बात को अस्वीकार किया गया। तो जो आपका उत्तर है वो क्या होगा? इस सवाल का उत्तर होगा विकल्प सी, 8वें का उत्तर होगा विकल्प सी, क्योंकि प्रांतीय समूहीकरण कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत था। भारतीय सदस्यों वाला एक अंतरिम मंत्रिमंडल 15 सदस्यीय बना था, जिसके उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री की हैसियत में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तत्कालीन गवर्नर जनरल। और संविधान निर्माण का अधिकार मिला और संविधान निर्माण कार्य शुरू हुआ। संविधान निर्माण कार्य कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं हुई थी। तो याद रहे, इसमें जो गलत बात है वो तीसरा वाला है, पाकिस्तान को स्वीकृति नहीं मिली थी। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल को। मित्रों याद रहे, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, स्टूडेंट क्लासेस की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या सीधे यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज और हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको एक क्विज मिलेगा। तो लगातार हम लोग क्विज करवा रहे हैं, तो आप प्रयास करिए, टॉपिक वाइज चल रहा है, बहुत निखार आएगा उससे, उसमें जरूर शामिल होंगे। ठीक, बाकी प्लेलिस्ट में आपको सारी सीरीज मिल जाएगी। आपको पता है कि इस 5वीं क्लास के बाद, इस प्रैक्टिस सेशन के बाद, इस 5 क्लास के बेस पर 1885 से 1947 के बीच के जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सवालों को हम लोग कवर कर रहे हैं। और इसके बाद हम एक 6वीं क्लास में इस मॉडर्न हिस्ट्री पर टेस्ट लेकर के आएंगे। तो आशा है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी हमारे इस प्रैक्टिस सेशन या कहीं भी कोई भी हो, किसी संसार में हो, स्टडी कर रहे हो, तो आप हमारे टेस्ट में जरूर शामिल होंगे जो बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन के अगले सवाल की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा है कि वेवेल प्लान कब आया था? ठीक, जिसमें 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं। उन 4 विकल्पों में लिखा है 1944, 1945, 1946, 1947। तो जल्दी से आप आंसर करेंगे। ये सवाल का आंसर बहुत आसान है, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग आंसर बहुत बेहतर कर रहे हैं। 1945।
ठीक है, इसका आंसर क्या सही होगा? 1945। लॉर्ड वेवेल क्या थे? तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। उनकी ओर से एक प्रस्ताव आता है, क्योंकि इसके पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रस्ताव विफल हो गए थे। क्रिप्स प्रस्ताव विफल हो चुका है, कोई बात नहीं बनी है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो इसके ठीक पहले अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक है ना। अगस्त प्रस्ताव विफल होता है और व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो जाता है 1940 में ही। फिर हम देखेंगे कि क्रिप्स मिशन आता है, वो भी विफल हो जाता है। और इन सब की विफलता पर भारत छोड़ो आंदोलन चलता है। भारत छोड़ो आंदोलन में हम लोगों ने देखा कि सरकार ने जरा सा भी मौका नहीं दिया और 9 अगस्त 1942 को सवेरे सवेरे शुरू होते ही भारत के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 1943 का वर्ष बीतता है, कोई ऐसी संवैधानिक प्रगति नहीं हुई। 1944 में हम लोगों ने देखा कि सीआर फार्मूला आया, सीआर फार्मूला आता है, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बन पाई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका होता है, क्लीमेंट एटली की सरकार बन चुकी होती है और अब तत्कालीन गवर्नर जनरल की ओर से एक भारतीयों के समक्ष प्रस्ताव आता है और इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए शिमला में सम्मेलन बुलाया जाता है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है। ठीक, ये चूंकि जून में आया था तो गर्मी उर्मी का समय है, तो गर्मी में लॉर्ड वेवेल कहां रहेंगे, तो चले जाते हैं कहां? शिमला में। शिमला क्या थी? ब्रिटिश काल में भारत की शीतकालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी, कैपिटल हुआ करती थी। तो शिमला में ऑल पार्टी मीटिंग होती है और वहां पर 25 जून से 14 जुलाई के बीच, 25 जून से 14 जुलाई के बीच सभी पार्टियों की मीटिंग होती है। वहां पर ऑल पार्टी मीटिंग होती है, सभी पार्टियों के प्रतिनिधि पहुंचते हैं और बाकायदा, लेकिन महात्मा गांधी यहां नहीं शामिल होते हैं और आईएनसी के प्रतिनिधि पहुंचते हैं, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर कोई आपस में समझौता नहीं हो पाया। माने यह प्रस्ताव बिल्कुल विफल रहता है। ठीक, विफलता के पीछे कई कारण थे, उनमें एक कारण था डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे। ठीक है ना, ये किसकी बात कर रहे थे? अभी वेवेल प्लान में सब कुछ तो सही था, लेकिन डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे और डोमिनियन स्टेट तो हम लोग 1929 में ही पीछे छोड़ आए थे। अगर देखेंगे तो आईएनसी ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया था, अब डोमिनियन स्टेट की बात नहीं रह गई थी। ठीक, इसका उत्तर क्या होगा? 1945 में। और इसी की वजह से क्या बुलाया गया था? शिमला सम्मेलन बुलाया गया था, इसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए। ठीक, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वेवेल प्लान के इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वेवेल प्लान कौन दिया था? वेवेल प्लान कब आया था? वेवेल प्लान शिमला सम्मेलन क्यों बुलाया गया था? वेवेल प्लान पर विचार करने के लिए शिमला सम्मेलन सफल रहा या विफल रहा? तो विफल रहा, वहां पर कोई आपस में बातचीत नहीं बन पाई थी। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके ठीक पहले वाले सवाल, प्रीवियस सवाल में भी जिस पर हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें देखेंगे कि बहुत से सवाल बनते हैं। जैसे कैबिनेट मिशन प्लान से सवाल बन सकता है क्या कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? ठीक, ऐसा सवाल आ सकता है। कितने सदस्य थे? ऐसा सवाल आ सकता है। अध्यक्ष कौन था? ऐसा सवाल आ सकता है। ठीक, कब आया सदस्य? और भारत में क्या मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार किया था या अस्वीकार किया था? तो आप कहोगे अस्वीकार किया था, अलग पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया था। अंतरिम सरकार, भारत में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किनके प्रस्ताव पर हुआ था? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। सवाल पूछा जाए संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव पर हुआ था? तो आपका उत्तर क्या होगा? कैबिनेट मिशन। ठीक, जो मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। तो इस तरह से बहुत से सवाल आपके छोटे छोटे एग्जामों में भी बनते रहते हैं, तो उन एग्जाम के सवाल को भी हम देखते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे जहां जहां मिलेगा। चलिए हम लोग लेते हैं अगला सवाल आज का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कथन और कारण से है। लिखा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। और उसके नीचे लिखा है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। फिर उसके बाद कह रहे हैं कारण आर, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। ठीक, अब आपको नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर उत्तर देना है। तो ये लिख रहे हैं, आप जानते हैं कि क्या होता है
कि 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार का गठन होता है जिसमें कुल 15 सदस्य थे। कितने सदस्य? 15 सदस्य थे। ठीक। इसी समय आप देखोगे कि प्रारंभ में तो इस अंतरिम सरकार में जिसके उपाध्यक्ष अध्यक्ष कौन होते थे? अध्यक्ष होना था किसको? अध्यक्ष थे गवर्नर जनरल, तत्कालीन गवर्नर जनरल, और उपाध्यक्ष माने एक प्रधानमंत्री की हैसियत में कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने इनकार कर दिया इसमें शामिल होने के लिए, लेकिन फिर आप देखोगे कि मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो जाती है। हालांकि गतिरोध जारी रहा। फिलहाल मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इस अंतरिम सरकार में शामिल होते हैं। तो जो आपके सामने है, पहले जब प्रांतों के गुट बनाने में अप्रसन्न थी मुस्लिम लीग, और आगे चल करके जब पाकिस्तान शामिल नहीं होता है, पाकिस्तान को अस्वीकार किया गया, तब वो शामिल नहीं होते हैं। बाकी आगे चल करके बाकायदा 13 अक्टूबर 1946 को तय कर देते हैं कि हम शामिल रहेंगे। तो जो सवाल था उसमें है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही है, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए जो अपनी स्वीकृति थी वापस ले लिया था, वो मानने से इनकार कर दिए थे। और फिर दूसरा लिखा है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो बिल्कुल सही बात है, पहले तो अप्रसन्न थे, नहीं शामिल थे, लेकिन बाद में शामिल होते हैं। हालांकि गतिरोध जारी रहा और फाइनली क्या होता है? फाइनली हट ही जाते हैं। ठीक है ना? तो इसका जो विकल्प सही होगा वो कौन सा सही होगा? विकल्प बी सही होगा, अर्थात कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, परंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के सत्र के अगले सवाल की ओर। आज के सत्र का जो अगला सवाल है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा है संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था। 4 विकल्प हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, महारानी की घोषणा के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। ठीक, 4 विकल्प हैं। तो अगर देखा जाए तो इस सवाल का उत्तर डी सही होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि कैबिनेट मिशन जिसमें कुल 3 सदस्य थे वो मार्च 1946 में भारत पहुंचता है और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। वायदे के मुताबिक उन्होंने भारत की सत्ता जिम्मेदार हाथों में सौंपने के लिए भेजा था और 3 मुख्य काम होते हैं। एक तो अंतरिम सरकार का गठन होता है, दूसरा अगर आप देखोगे एक अंतरिम सरकार का गठन इसी प्रस्ताव के अंतर्गत, और इलेक्शन होते हैं, निर्वाचन होते हैं किसके लिए? संविधान सभा के लिए, और संविधान सभा का गठन होता है। ठीक, तो अगर आपसे बात की जाए कि संविधान सभा का गठन किन प्रस्तावों में, तो आपका उत्तर होगा कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। ठीक, तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत ही बाकायदा जब 24 मार्च 1946 को आए तो उन्हीं के जो प्रस्ताव आए थे जिसमें लिखा गया था कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत, इन दोनों के प्रतिनिधियों को मिला करके क्या किया जाएगा? इन दोनों के प्रतिनिधियों को मिला करके बाकायदा देश में गठन किया जाएगा किसका? संविधान सभा का। उन प्रस्तावों पर बाकायदा इलेक्शन होते हैं। जुलाई 1946 से लेकर नवंबर 1946 तक इलेक्शन होता है। बाकायदा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो जाता है और उसकी पहली बैठक हो जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सत्र में अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा। लिखा है कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो लिखा है 4 विकल्प, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी। तो अभी हम लोग देख करके आते हैं कि 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को बाकायदा कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत एक अंतरिम सरकार का गठन होता है जिसमें कुल 15 सदस्य थे और उस 15 सदस्य में एक अध्यक्ष जो कौन होना था? गवर्नर जनरल, और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के हैसियत। तो कैबिनेट की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो इस विकल्प में विकल्प बी बिल्कुल सही होगा आपका आंसर। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। ठीक, तो याद रहे विकल्प बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक,
उसमें अगर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो कई बार ये भी सवाल पूछ लेता है, तो आप नोट कर लेंगे। खाद्य अंतरिम सरकार में खाद्य कृषि मंत्री कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। जो रक्षा विभाग देख रहे थे वो कौन थे? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह, इसे नोट करेंगे। खाद्य कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रक्षा विभाग किसके अधीन था? बलदेव सिंह। अगर आप बात करें विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध, तो प्रधानमंत्री की हैसियत में जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू वही देख रहे थे, ठीक। अरुणा आसफ अली को बात करें तो वो कौन सा विभाग देख रही थी? आसफ अली, इनको रेल विभाग दिया गया था। और जब कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग शामिल हो जाता है तो जो वित्त विभाग था वो मुस्लिम लीग के मुख्य प्रतिनिधि कौन? लियाकत अली। लियाकत अली, इनको दे दिया जाता है। तो याद रहे कम से कम इतना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बलदेव सिंह, अरोड़ा आसफ अली और लियाकत अली, ठीक। तो पूरे सबके सबको नहीं करना है। हम लोग बढ़ते हैं, अपने सत्र को आगे ले चलते हैं। इस प्रैक्टिस सेशन में जो अगला सवाल आपको दिख रहा होगा वो आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? 4 विकल्प हैं। 13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946 और 16 अगस्त 1946, ठीक। इन 4 विकल्पों में आप देखेंगे आपका जो उत्तर होगा फटाक से आंसर करने का प्रयास करिए। बिल्कुल सही बात है, 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। वो जो अंतरिम सरकार जब कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की मांग को अस्वीकार कर दिया तो देखिए किस पर आ जाते हैं? डायरेक्ट एक्शन डे। 16 अगस्त 1946 को पूरे देश में मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता, मुस्लिम लीग के नेतृत्व में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनके इशारे से पूरे देश में डायरेक्ट एक्शन डे शुरू हो जाता है। माने जो दंगे फसाद थे सीमावर्ती इलाकों में, माने मुस्लिम बाहुल इलाकों में दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, इसी को डायरेक्ट एक्शन डे। इन्होंने कहा कि अब हमारे पास भी एक बंदूक है पाकिस्तान नाम की, अलग देश नाम की, जिसे हम लड़ कर लेंगे, ठीक। तो ये दंगे की परिणति आप देखोगे अगले 1 साल तक चलती रही, 15 अगस्त 1947 तक। स्पेशली जो हिंदू मुसलमान एक साथ अब कहा कि भाई नहीं रह सकते हैं, ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया। और इस कार्यवाही में स्पेशली नोआखली, जहां महात्मा गांधी भी गए थे, नोआखली, ठीक है ना, ये मुख्य दंगा का केंद्र था, ठीक। तत्कालीन जो सोर्सेज बताते हैं कि कलकत्ता और कलकत्ता शहरों में इतनी हिंसा भड़की थी कि उन शहरों पर गिद्ध मंडरा रहे थे, अर्थात इतनी आपस में हिंसा हिंदू और मुसलमान में। तो इस तरह से पूरा एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया था, क्योंकि अब कोई चारा कैबिनेट मिशन द्वारा अलग पाकिस्तान देश की मांग के अस्वीकार कर दिए जाने के बाद सीधे हिंसा पर उतर आने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? 16 अगस्त 1946, ठीक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इनमें से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी? तो आपका 4 विकल्प है, क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना और इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता की जो योजना है, भारत आजाद हुआ, 2 सीमा आयोग बने, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, वो माउंटबेटन प्लान पर, किसके द्वारा? माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत नहीं। यहां पर कुछ लोग गलती कर देते हैं, माउंटबेटन प्लान 1947 में आता है। दरअसल लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को क्या बनाया गया? बाकायदा 24 मार्च 1947 को भारत में, 24 मार्च 1947 को भारत में क्या बनाया जाता है? बाकायदा लॉर्ड माउंटबेटन को आईएनसी का, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है, क्योंकि इसके ठीक पहले वेवेल प्लान विफल हो गया था, शिमला सम्मेलन विफल हो गया था, और जो कैबिनेट मिशन आया था उसने अंतरिम सरकार का गठन कर दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध बढ़ता जा रहा था, देश में हिंसा, दंगे फसाद बढ़ रहे थे, आईएनसी को विभाजन मंजूर नहीं था और मुस्लिम लीग को विभाजन से कम कुछ मंजूर नहीं था।
मुस्लिम लीग पूरे भारतीय मुसलमानों के प्रतिनिधि का दावा कर रही थी और आईएनसी का कहना था कि ये मुसलमानों के रहनुमा, सभी मुसलमानों के रहनुमा नहीं है। तो इन गतिरोधों के बीच भारत की आजादी अब खिसकती जा रही थी। ऐसे में फाइनल करने के लिए माउंटबेटन को भेजा जाता है और इनका जो मुख्य उद्देश्य था, एक खास पर्पस था, किसी भी कीमत पर, क्योंकि डिक्लेयर कर चुके थे जून 1948 के पहले ये ब्रिटिशर्स भारत छोड़ देंगे, तो सीधी सी बात है कि एक डेडलाइन मिल गई थी और उस डेडलाइन के अंतर्गत देश में चाहे जैसे हो जिम्मेदार हाथों में सत्ता सौंपना बिल्कुल जरूरी हो गया था। ठीक, तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? माउंटबेटन प्लान। बाकायदा भारत विभाजन योजना किसने प्रस्तुत की? लॉर्ड माउंटबेटन ने, है ना। 3 जून 1947 को बाकायदा लॉर्ड माउंटबेटन ने सभी प्रतिनिधियों से मिलकर के भारत और पाकिस्तान के विभाजन की योजना प्रस्तुत कर दी। ठीक, तो आप देखोगे कि भारत के विभाजन की जो योजना थी वो ये थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सत्र के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज के सत्र का जो अगला सवाल है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भारत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने, रेडक्लिफ ने, जेम्स बोल्ट ने की रिचर्डसन ने। ठीक, तो आप इसका उत्तर क्या लिखोगे? बी रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ। देखिए जून 1947 में माउंटबेटन प्लान आता है जिसमें यह तय हो गया भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा और भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बनेंगे। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन और सीमा आयोग के लिए पूरब और पश्चिम दोनों मोर्चों पर, ठीक है ना। पहले तो भारत का मानचित्र कुछ ऐसा रहा होगा और ये बांग्लादेश भी हमारे में शामिल था। तो इस मोर्चे पर और इस मोर्चे पर 2 जगहों पर सीमा निर्धारण करना था। इस सीमा निर्धारण के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ इनकी अध्यक्षता में 2 सीमा आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है ना। 30 जून 1947 को इसका गठन कर दिया जाता है और बाकायदा जल्दी ही, बहुत ही जल्दी ही ये लोग सीमा निर्धारण कर देते हैं। तो आपको याद रहे भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में 2 सीमा आयोग जो गठित किए गए थे, पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर सीमा निर्धारण के लिए उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम रेडक्लिफ लाइन भी है, याद रहे। आप आंसर करिए कि रेडक्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं? किन 2 देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज के प्रैक्टिस सेशन का जो अगला सवाल है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मत दिया था? ठीक है, तो जब बाकायदा 14 जून 1947 को भारत आईएनसी की बैठक होती है और आईएनसी की जो बैठक हुई थी, अगर उसकी बात करें तो उसमें जो विभाजन का प्रस्ताव, एक तो 14 जून 1947 को दिल्ली में बैठक होती है। तो विभाजन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? दिल्ली में। कब? 14 जून 1947 को। वैसे तो पहले आईएनसी अगेंस्ट थी, लेकिन स्थिति यह बन गई कि अब हालात ऐसे हो गए कि भारत की आजादी टली जा रही थी। किस कारण? पाकिस्तान और मुस्लिम लीग के साथ जो गतिरोध था। तो अंततः आजादी अब यह तय हो गया था कि कब संभव है, जब तक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार न कर लिया जाए। ठीक, तो उस समय बात करें अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष जेबी कृपलानी। तो एक सवाल यह भी पूछता है कि भारत की आजादी के समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर क्या होगा? जेबी कृपलानी। ठीक, अगर बात करें तो प्रस्ताव किसने किया था और इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था और इसका विरोध किसने किया? तो सब सवाल आता है। 14 अगस्त 1947 को आईएनसी ने दिल्ली में
जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में विभाजन का प्रस्ताव पारित किया। तो विभाजन के समय अध्यक्ष ये, कहां विभाजन प्रस्ताव पारित हुआ? दिल्ली में। कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को। ठीक, अध्यक्षता किसकी थी? जेबी कृपलानी की। प्रस्ताव पारित किया था पंत ने, प्रस्ताव दिया था पंत ने। बात करें कि इस प्रस्ताव का जो समर्थन किया था, तो आप याद रहे अबुल कलाम आजाद ने, ठीक है। लेकिन इसके विरोध में मत दिया था एक व्यक्ति थे, सीमांत गांधी। सीमांत गांधी किसका उपनाम था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए। सीमांत गांधी माने कौन? ठीक, जल्दी से बात आंसर करिए कि सीमांत गांधी किसका उपनाम था और इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, खान अब्दुल गफ्फार खान। याद रहे, विरोध किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, तो ये हमेशा विरोध में थे। सीमांत गांधी इनको कहते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने चलाया था। इनके बंदे क्या कहलाते थे? खुदाई खिदमतगार कहलाते थे। इन्हें क्या दिया गया? ये पहले विदेशी हैं जो भारत रत्न प्राप्त किए थे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस सत्र का एक अगला सवाल, जिसमें लिखा है कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण किया था? ये बताना है आपको। अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण करने के लिए कौन था उस समय? केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, संविधान सभा, अंतरिम सरकार, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ठीक, तो उस समय जो अंतरिम संसद के तौर पर काम कर रही थी वो थी भारत की संविधान सभा। ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के अंतर्गत 1946 में भारत की संविधान सभा का गठन हो गया था और संविधान निर्माण कार्य 1946 से 9 दिसंबर 1946 से शुरू हो जाता है ना। तो उस समय संविधान सभा दोहरी भूमिका में थी। एक तो संविधान सभा के संविधान निर्माण कर रही थी, तो जब संविधान निर्माण करती थी तब ये संविधान सभा थी और देश के अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी। तो 14-15 अगस्त को अगर बात करें कि कौन देश की सत्ता को एक्सेप्ट कर रहा था, स्वीकार कर रहा था अंतरिम संसद के तौर पर, तो वो कौन था? अंतरिम संविधान सभा थी। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं कि जब 3 जून 1947 को कैबिनेट मिशन प्लान की ओर से एक विभाजन प्रस्ताव आ जाता है, तो उसके बाद 18 जुलाई 1947 को 1947 को इंग्लैंड की पार्लियामेंट द्वारा स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया जाता है, जहां से हम संप्रभु हो जाते हैं, है ना। बाकायदा इसमें लिख दिया गया अब भारत में ब्रिटिश सरकार का कोई प्रभुत्व तो नहीं। ठीक, तो याद रहे 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। तो मित्रों, हम लोग जल्दी से 2 मिनट में एक रिव्यू कर लेते हैं। आप देखोगे तो इस पूरे सेशन में प्रैक्टिस मोड में हम लोगों ने 1885 से 1947 के बीच भारत के इतिहास के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आप कह सकते हो, महत्वपूर्ण सवालों को लिया है। सभी सवाल नहीं, ऐसा कोई दावा नहीं है, महत्वपूर्ण सवाल। ये सवाल वो हैं, इस ऐसे सवालों को चूज किया है हमने कि जिससे सभी प्रकार के एग्जाम, एक तो सभी वर्षों की महत्वपूर्ण घटनाएं कवर हो जाएं, एक तरह से जिससे हमारा रिवीजन हो जाए, पूरे इस एरिया का रिवीजन हो जाए। ठीक, वर्षवार घटनाएं, उस घटनाओं पर चर्चा हुई है, एक रिवीजन हो जाए और इस पूरे रिवीजन के दौरान वो सभी सवाल कवर हो जाएं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो घूम फिर के जो अक्सर पूछे जाते हैं वहां से हम उन सवालों को कवर किए हैं और उन सवालों को हल करते समय हम उन टॉपिक पर भी चर्चा कर दिए हैं जहां से बड़े एग्जामों में और छोटे वनडे टाइप के एग्जामों में सवाल होते हैं। तो ये सबके लिए कारगर क्लास है। इस पूरे लेक्चर को हम लोगों ने 5 क्लासेज में डिवाइड किया है। ठीक, इन 5 क्लासेज को आप आशा है कि बहुत ही अच्छे से तैयार करोगे, सुनोगे, कलम कापी लेकर के कुछ बातों को, जिन जिन पॉइंट को हम लोगों ने बताया है स्पेशली उसको नोट डाउन करोगे, जिन तारीखों को, जिन व्यक्तियों को, और उसके बाद अब इसके बाद जो होने वाला है
वो क्या, 1885 से 1947 के बीच एक हम लंबा टेस्ट लेकर के आएंगे, जो टेस्ट का मोड YouTube पे हमारा है उस माध्यम से। तो आपको पूरा प्रिपरेशन का समय मिल रहा है और इस प्रिपरेशन के बाद आप बिल्कुल तैयार होकर के हमारे टेस्ट में मिलिए। आप हमारे YouTube चैनल पर ऑफलाइन कोर्सेज के स्टूडेंट हो, YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हो या कहीं भी पढ़ते हो दुनिया के किसी कोने में, 1885 से 1947 के बीच तो सभी पढ़ते पढ़ाते हैं। तो टेस्ट निःशुल्क है, इसमें आप बिल्कुल शामिल होइए और इस टेस्ट के बारे में आप जहां तक संभव हो जिनको बता सकते हैं बताइए। तो सबके लिए ये द्वार है, लेकिन इन सब के बीच 1885 से 1947 को ही इसलिए चुना क्योंकि ये ऐसा हिस्सा है जो किसी भी कंपटीशन में, छोटे एग्जाम, बड़े एग्जाम, वनडे टाइप के एग्जाम और कोई भी सवाल आए, लेकिन यहां से सवाल आता है और आता ही है। इसलिए स्पेशली इस पर हम लोग 5 क्लास, इसलिए टेस्ट में भी हम लोग शामिल ही होंगे। ठीक, इन सब के बीच एक बात बिल्कुल ना भूलिएगा, सब कुछ हम आपको निःशुल्क देते हैं। आपको केवल एक काम करना है, क्या, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। हमारे सेशन को, हमारे लेक्चर को, हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल के लिंक को आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करेंगे और वैल्यूएबल कमेंट बिल्कुल देंगे। ठीक, तो आपके वैल्यूएबल कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। हम टेस्ट की तैयारी में लगे हैं, आप भी टेस्ट की तैयारी के साथ लगे रहिए। तब तक के लिए इजाजत।